नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए श्वेता जैन और आज मैं आपको बताऊंगी कि इनकम टैक्स में हम टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। इनकम टैक्स में सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की बहुत सारी डिडक्शन है जिनमें कि इन्वेस्ट करके हम हमारी इनकम को कम कर सकते हैं और टैक्स को बचा सकते हैं। इन सभी सेक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए सबसे पहले हम 80C की डिडक्शन देखते हैं। 80C, 80CCC और 80CCD1 इन तीनों सेक्शन को मिलाकर टोटल आप 1,50,000 तक की ही डिडक्शन ले सकते हैं। यदि आपने इनके अंतर्गत जो जो इन्वेस्टमेंट बताए हैं उसमें मान लीजिए कि 3 लाख का इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसा नहीं कि आपको 3 लाख की डिडक्शन मिलेगी, आपको सिर्फ 1,50,000 की ही डिडक्शन मिलेगी। ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है और ये तीनों सेक्शन को मिलाकर है। इसमें आता है जैसे आपने अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। LIC प्रीमियम, यदि कोई आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो उसकी जो प्रीमियम पेड की है उसकी छूट भी आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको पेड बेसिस पर मिलेगी। जैसे कि जिस साल का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर का, जैसे कि आपने 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको इस 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 के दौरान जो आपने LIC प्रीमियम का पेमेंट किया है केवल उसी की छूट मिलेगी। और यदि आपने उसका पेमेंट नहीं किया है तो आपको छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में यदि आपने डिपॉजिट किया है तो उसकी भी आप यहाँ पर छूट ले सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट टुवर्ड्स होम लोन, यदि कोई आपने होम लोन लिया है तो उसका प्रिंसिपल पेमेंट जो आपने किया है उसकी छूट यहाँ पर 80C में मिलेगी। हम लोन होम लोन लेते हैं तो उसमें हम EMI का पे करते हैं तो EMI में दो चीजें होती है, एक प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट होता है। जो इंटरेस्ट का हिस्सा है वो तो आपका जाएगा हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, आप उसकी छूट ले सकते हैं और जो प्रिंसिपल है वो आपको 80C के अंतर्गत छूट लेना होगी। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये चीज जो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो फिगर वो कहाँ से आपको मिलेगा, तो आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना होता है। आप जहां से भी आपने होम लोन लिया है वहां से आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो साल के शुरू में भी दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि इस साल में आपको इतना EMI के अंतर्गत आपको इतना प्रिंसिपल पेमेंट करना होगा और इतना इंटरेस्ट देना होगा। और साथ ही पूरे साल के एंड में भी दिया जाता है कि इस साल आपने जो पेमेंट किया है उसमें इतना प्रिंसिपल है और इतना इंटरेस्ट है। तो उस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आपने कितना प्रिंसिपल का पेमेंट किया और उसकी छूट यहाँ पर ले सकते हैं। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की है तो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस की छूट यहाँ पर आप ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में यदि आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसकी छूट भी यहाँ पर लेंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS, यूलिप, टैक्स सेविंग FD फॉर 5 ईयर, यदि कोई FD आपने करवाई जो 5 ईयर से ज्यादा की 5 ईयर या 5 ईयर से ज्यादा की है तो भी यहाँ पर आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में यदि इन्वेस्ट किया है तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा ये सब छूट थी आपकी 80C में। अब 80CCC में एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योर टूअर पेंशन स्कीम में यदि कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो 80CCC में आपको डिडक्शन ले सकते हैं। ऐसे 80CCD1 के अंतर्गत यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में हमने इन्वेस्ट किया है तो उसकी छूट हम 80CCD1 में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है सब मिला के आपकी जो टोटल डिडक्शन हो मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। इसके अलावा आपको एक 50,000 की एडिशनल छूट भी मिलती है 80CCD1B। इसके अंतर्गत यदि आपने कोई पेंशन स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में यदि कोई आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो कि नेशनल पेंशन स्कीम होती है तो उसमें 50,000 की एडिशनल डिडक्शन मिलती है। एडिशनल इसलिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने उसमें 2 लाख रुपए तक आपका 80C में कवर, 80C के अंतर्गत आपने जो है 1.5 लाख पूरा कवर कर लिया, लेकिन उसके ऊपर यदि आपने 50,000 के NPS और ले लिए तो आपको 80CCD1B में 50,000 की NPS के लिए 50,000 की डिडक्शन और मिल जाएगी। लेकिन हाँ, यदि मान लीजिए 80C में आपका कुछ भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपने 50,000 लिया तो आप चाहे इसमें 50,000 लें या 80C में लें बराबर है, आप उसमें भी ले सकते हैं इसमें भी ले सकते हैं। उसमें कैसे लेंगे, 80CCD1 में ले लेंगे 50,000 का तो उस, लेकिन हाँ यदि आपने मान ली नेशनल पेंशन स्कीम में 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो फिर क्या करेंगे आप, तो 80CCD1 में आप 1,50,000 की ले लेंगे और 50,000 की काई में ले लेंगे NPS में। तो इस तरह से आपको NPS के लिए आपको एक एडिशनल डिडक्शन है, आप 50,000 की और ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं 80CCD2 की।
इसके अंतर्गत छूट मिलती है आपको डिडक्शन टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन एम्प्लॉयर। यदि एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है टू द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर के द्वारा यदि जो है कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो इसमें भी आपको एडिशनल डिडक्शन मिलती है। लेकिन यदि एम्प्लॉयर आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, स्टेट गवर्नमेंट है या अदर्स है, तो आपको डिडक्शन की जो लिमिट है वो 10% ऑफ सैलरी, मतलब मैक्सिमम आप 10% की डिडक्शन ले सकते हैं। और यदि एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आपको सैलरी का 14% तक की आप डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो आप 14% तक की ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम 80D की। ये डिडक्शन भी लगभग सभी लेते हैं कि डिडक्शन टुवर्ड्स पेमेंट मेड टू हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। हम जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पे करते हैं और या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, उसका बेनिफिट हमको 80D के अंतर्गत मिलता है। यदि हमने हमारे खुद के लिए, हमारे स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए यदि कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है या कोई हेल्थ चेकअप करवाया है तो 25,000 रुपए तक की आपको छूट मिलेगी। यदि लेकिन इन सब में से कोई आपका सीनियर सिटीजन है तो उस सीनियर सिटीजन के लिए आपको 50,000 की भी छूट मिल जाएगी। मतलब यदि सीनियर सिटीजन है तो अप टू 50,000, नहीं तो 25,000 तक की आपको जो है छूट डिडक्शन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसमें सिर्फ आप 5,000 तक की ही छूट ले सकते हैं। तो 5,000 की छूट भी ये इसमें इंक्लूड है। जैसे 25,000 लेंगे तो आपको 20,000 तक की आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकती है और 5,000 क्या हो सकता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। मतलब मैक्सिमम 25,000 या 50,000 ही है और उसमें जो हेल्थ चेकअप है वो 5,000 तक ही हो सकता है और जो इसमें इंक्लूड है। इसी प्रकार से यदि आपने डिडक्शन टुवर्ड्स मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ सीनियर सिटीजन, यदि आपने सीनियर सिटीजन के लिए कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किए हैं और आपने हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है नहीं लिया हुआ है, कोई भी प्रीमियम पे नहीं की है, तब भी आप छूट ले सकते हो मेडिकल एक्सपेंडिचर की। लेकिन वो कब कितनी है, तो इसका ध्यान रखना, ये किस पे मिलेगी, ऑन अ सीनियर सिटीजन। यदि आप या आपके जो रिलेटिव जैसे कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन या पेरेंट्स, चिल्ड्रन तो होंगे नहीं, पेरेंट्स है या आपके स्पाउस है, तो यदि वो सीनियर सिटीजन है और उसके लिए आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया और कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो 50,000 की छूट आप 80D में ले सकते हैं। 80DD की बात करते हैं अब हम। 80DD में यदि कोई डिडक्शन मिलती है आपको, यदि आपने पेमेंट किया है मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट आर पेड। यदि कोई आप पे डिसेबल्ड पर्सन है जो आप पे डिपेंडेंट है और उसके मेंटेनेंस या मेडिकल ट्रीटमेंट पे आपने कोई खर्चा किया है या फिर कोई अमाउंट डिपॉजिट की है, जो जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलेवेंट अप्रूव्ड स्कीम है जिसमें कि आपको उसके साथ कुछ कंडीशन होती है कि जैसे वो जो फंड है वो पूरी तरह से उस डिसेबल्ड पर्सन के लिए ही यूज में आता है, तो वो स्कीम में यदि आपने कोई अमाउंट पेड की है या फिर उसके ऊपर आपने कोई अमाउंट पेड किया, उस स्कीम के अंतर्गत आपने डिपॉजिट किया है, तो आपको फ्लैट डिडक्शन 75,000 की मिल जाएगी। इसमें आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कोई एक्सपेंसेस विद डिसेबिलिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 75,000 को आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी, आपने चाहे कितना भी उसके लिए एक्सपेंसेस किया है। हाँ, लेकिन यदि आपकी वो डिसेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 80% या उससे ज्यादा है, तो फिर आपको 1,25,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। तो एक तो आपको 75,000 की, यदि 80% से कम डिसेबिलिटी है तो आपको 75,000 और 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि 80DDB, 80DDB की छूट मिलती है आपको डिडक्शन टुवर्ड्स पेमेंट्स मेड टुवर्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ और डिपेंडेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीजेस एज में बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स 11DD। रूल 11DD में बहुत सारी डिसीजेस को स्पेसिफाइड किया गया है। अगर आप उस स्पेसिफाइड डिसीज या खुद के लिए जो अभी आप पे डिपेंडेंट है उसके ट्रीटमेंट पे यदि आप खर्चा करते हैं तो उसकी छूट यहाँ पर मिलती है। इसमें लिमिट है, आपकी डिडक्शन लिमिट है 40,000 रुपए और यदि वो सीनियर सिटीजन पर आप खर्चा करते हैं तो 1,00,000 रुपए हैं।
ये इसकी जो ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिसीजेज इसमें कवर होती है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यदि आप चाहें तो वो देख सकते हैं कि उसमें कौन सी डिसीजेज आती है जिसका कि आप बेनिफिट, उसके लिए जो आप खर्चा करते हैं उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, लिमिट है 40,000, मतलब यदि आपने एक्चुअल खर्चा कम किया है तो आपको कम का बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं एटीई। एटीई की डिडक्शन मिलती है कि आपने स्वयं के लिए, अपने रिलेटिव के लिए यदि हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है तो उस लोन के अगेंस्ट जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, यानी कि एजुकेशन लोन के अगेंस्ट आपने जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया है उसका बेनिफिट आपको एटीई में मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा एटीई के अंतर्गत। अब हम देखते हैं एटीईई। एटीई के अंतर्गत आपको कोई भी, आप जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट की छूट मिलती है। तो इसके साथ कुछ कंडीशन है। सबसे पहले, यदि जो आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है वो, उसके लिए जो लोन लिया है वो लोन आपका सेंशन होना चाहिए 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में। उसके अलावा जो लोन सेंशन हुआ है फॉर एक्विजिशन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 35 लाख रुपए, 35 लाख से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। और जो वैल्यू है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की वो 50 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं, यानी कि 50 लाख से ज्यादा का हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और जो लोन ले रहे हैं वो 35 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच में लोन सेंशन हुआ होना चाहिए। और यदि असेसी जो है उसके पास इस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ सेंशन ऑफ लोन। जब हम लोन सेंशन करते हैं उस वक्त आपके पास सिर्फ ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको 50,000 रुपए की एडिशनल टैक्स बेनिफिट, आप इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आपकी इनकम कम हो जाएगी। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि 1.5 लाख आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो 1.5 लाख किया है तब तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत 2 लाख तक की तो आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। लेकिन 2 लाख से ऊपर यानी 2.5 लाख किया है तो 2 लाख आप हाउस प्रॉपर्टी में ले लेंगे और 50,000 कहाँ पे ले लेंगे? एटीईई में। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सारी कंडीशन पूरी हो। तो आप एटीईई में एडिशनल इंटरेस्ट की छूट आप 50,000 की एटीई के अंतर्गत ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ इंटरेस्ट की ही छूट इसमें मिलेगी जो कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट की छूट लेते हैं उससे एडिशनल है। ऐसे ही एटीईई भी है। लेकिन यदि आपने एटीईई में यदि आपने बेनिफिट ले लिया है तो आप एटीईई में बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें आपको छूट कैसे मिलती है। डिडक्शन अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल को छूट मिलेगी टूवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को लेने के लिए जो आपने लोन लिया है और उसमें इंटरेस्ट का पेमेंट किया उसकी भी छूट मिले। सेम एटीईई जैसी ही है इसमें, लेकिन इसमें अमाउंट ज्यादा है और इसकी कंडीशंस भी अलग है। इसके लिए जो लोन है आपका सेंशन होना चाहिए 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2022 के बीच में। और डिडक्शन शुड नॉट हैव बीन क्लेम अंडर सेक्शन 80EE में आपको डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। इनकम टैक्स में सारी डिडक्शन जो है उसका आप डबल बेनिफिट नहीं ले सकते, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 45 लाख रुपए, जो मकान की जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। Assessee does not own any residential house property on the date of sanction of loan, इसमें भी यही बात है कि आपका जब लोन सेंशन होता है उस वक्त आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जो डिडक्शन लिमिट है वो 1,50,000 अंडर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन, जो लोन लिया है उसकी 1,50,000 की डिडक्शन आप एटीईई में ले सकते हैं। तो ये भी क्या आपको एडिशनल बेनिफिट है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने लोन लिया है, आपने 3 लाख रुपए का आपने पेमेंट किया है इंटरेस्ट टूवर्ड्स इंटरेस्ट। यहाँ मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि प्रिंसिपल की छूट तो सिर्फ आपको एटीसी में ही मिलेगी, बाकी जो भी छूट है वो आप क्या ले सकते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी में ले या एटीईई में ले सकते हैं या एटीईई में। जैसे 3 लाख का हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया पूरे साल में, तो जो हम 2 लाख की डिडक्शन तो कहाँ में ले सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ले लेंगे। और जो बचा हुआ 1 लाख है वो हम कहीं में ले लेंगे, एटीईई में। और मान लीजिए 3.5 लाख है तो आप 2 लाख उसमें लेके 1.5 लाख यहाँ पे, मतलब कुल मिला के आप अप टू 3.5 लाख रुपए तक के आप जो है अगेंस्ट इंटरेस्ट पेमेंट आप
छूट यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह से आप टैक्स बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 80EE, डिडक्शन टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। यदि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज करने के लिए कोई लोन लेते हैं और उस लोन के अगेंस्ट जो हम इंटरेस्ट पर पेमेंट करते हैं उसकी छूट हमको मिलती 80EE में। और ये लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि जो लोन सेंक्शन हुआ है वो आपका 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 23 के बीच में होना चाहिए। तो आप कितनी छूट ले सकते हैं? 80EE में 1,50,000 की छूट ले सकते हैं और ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की छूट आपको मिलेगी। सेक्शन 80G के अंतर्गत हमको कैसे छूट मिलती है? यदि जो प्रेस्क्राइब्ड फंड है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसमें यदि हमने डोनेशन किया है तो उसकी छूट आप 80G के अंतर्गत ले सकते हैं। 80G के अंतर्गत कुछ छूट जो है वो पूरे अमाउंट पे मिलती है, 100% मिलती है, या फिर कुछ छूट जो है वो कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ मिलती है, चाहे वो 100% मिलती है या 50% मिलती है, लेकिन उसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगे होते हैं, या कुछ विदाउट रेस्ट्रिक्शन भी आपको 100% और 50% छूट मिल जाती है। डिपेंड करता है कि हमने कौन से फंड में डोनेट किया है। यहाँ पर ये जरूरी ध्यान रखना है कि यदि 2,000 रुपए से ज्यादा यदि आपने कैश में पेमेंट किया है तो उस कैश पेमेंट अगर 2,000 से ज्यादा है तो फिर आपको 80G के अंतर्गत डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको क्या है, अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू, जैसे कि चेक है या नेट बैंकिंग से आप ट्रांसफर करते हैं, तो फिर आपको छूट मिल सकती है। अब बात करते हैं 80GG की। 80GG की छूट उन लोगों को मिलती है कि जिन्होंने, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है और जिन्होंने HRA जो है उनकी सैलरी का हिस्सा नहीं है। एक तो वो व्यक्ति जिनको की सैलरी नहीं मिलती यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, और एक वो जिनको की सैलरी मिलती है लेकिन उस सैलरी में HRA नहीं है, तो फिर वो 80GG में छूट ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले इन सब में जो कम है, एक तो ये है कि जो हम रेंट का पे करते हैं उसके लिए आपको 80GG में छूट मिलती है। तो सबसे पहला तो है कि आपको इन तीनों कंडीशन में से जो कम अमाउंट आएगी वो उस अमाउंट की आपको डिडक्शन मिलेगी। सबसे पहले हमको लेना है हमारा रेंट पेड। हमने जो रेंट पेड किया है पूरे साल में वो रिड्यूस बाय 10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर दिस डिडक्शन। इस डिडक्शन को लेने के पहले, मतलब बाकी दूसरी डिडक्शन को लेने के बाद, लेकिन सिर्फ 80GG को लेने के पहले जो आपकी टोटल इनकम आई है, ध्यान रखिएगा टोटल इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, तो टोटल इनकम का 10% को हमको काई में रिड्यूस करना है, काई से कम करना है। जो रेंट पेड किया है उसको रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम ऑफ टोटल इनकम, 10% की टोटल इनकम को लेके हम उस रेंट को माइनस कर देंगे। पहली तो आपकी ये अमाउंट आ गई। दूसरी अमाउंट है 5,000 रुपए पर मंथ। आपने 12 महीने का, मतलब मैक्सिमम आप 60,000 रुपए ले सकते हैं, या फिर जो भी आपने रेंट पे 5,000 रुपए पर मंथ आ गया। उसके बाद 25% ऑफ टोटल इनकम, मतलब यहाँ तो क्या आ जाएगा, 60,000 रुपए आ जाएगा पूरे साल का। फिर 25% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम का 25%, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा टोटल इनकम की बात हो रही है, तो 25% अमाउंट हम ले लेंगे। लेकिन इस टोटल इनकम में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो जो सेक्शन 111A, 115A के 115D के अंतर्गत आते हैं, उन सबको अलावा जो आपकी टोटल इनकम है वो यहाँ पर लेना है, और उस टोटल इनकम का भी 25% लेना है। तो हम क्या क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम रेंट पेड लेंगे, उसको माइनस करेंगे 10% ऑफ टोटल इनकम से। फिर 5,000 रुपए पर मंथ, मतलब 60,000 रुपए पूरे साल का लेंगे। उसके बाद 25% ऑफ टोटल इनकम ले लेंगे, उसमें से कैपिटल गेन को हटा देंगे। तो ये तीनों अमाउंट को निकालने के, इन तीनों में से जो भी कम होगी उसका डिडक्शन हम 80GG में ले सकते हैं। 80GG का बेनिफिट लेने के लिए आपको फॉर्म 10BA भी फाइल करना पड़ता है। ये फाइल करना ना भूले, नहीं तो आपको 80GG में बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। 80GG की जो डिडक्शन है वो मिलती है आपको डोनेशन मेड टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। यदि आप साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन देते हैं तो आप 80GG में आपको 100% अमाउंट जो डोनेट किया है, कंट्रीब्यूट किया है, उसकी छूट मिल जाएगी। लेकिन नो डिडक्शन शेल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन मेड इन कैश एक्सीडिंग 2,000। यहाँ पर भी है कि 2,000 रुपए से ज्यादा यदि कैश में आपने डोनेट किया है तो आपको छूट नहीं मिलेगी, या फिर यदि आपकी ग्रास टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन की कोई इनकम शामिल है तब भी आपको 80GG की डिडक्शन नहीं मिलेगी।
अब हम देखते हैं 80GGC। 80GGC में छूट मिलती है डिडक्शन टूवर्ड्स डोनेशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। यदि आप पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन करते हैं तो भी आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है, लेकिन सेक्शन 80GGC में, लेकिन कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी इस सेक्शन के अंतर्गत यदि जो सम आपने कंट्रीब्यूट किया है बाय वे ऑफ कैश। यदि आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको 1 रुपए की भी इसमें छूट नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं 80TTA। 80TTA नॉन सीनियर सिटीजन है, कोई नॉन सीनियर सिटीजन है और बैंक अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 10,000 तक की छूट है, यानी कि 10,000 तक का यदि आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपको उसको 80TTA में, पहले तो इस 10,000 को हम क्या करेंगे अदर सोर्सेज की इनकम में ले लेंगे और फिर बाद में 80TTA में हम 10,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए पर सेविंग बैंक अकाउंट में आपको 15,000 का मिला है इंटरेस्ट, तो आप 15,000 को हम क्या करेंगे अदर सोर्स की इनकम में लेंगे और 10,000 की डिडक्शन हम कहाँ लेंगे सेक्शन 80TTA में ले लेंगे। तो मैक्सिमम आप 10,000 तक का यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। 80TT की थी नॉन सीनियर सिटीजन। अब आती है 80TTB, ये सेक्शन है सीनियर सिटीजन के लिए। तो यदि डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स बाय रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, यहाँ भी ध्यान रखिए वो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट भी होना चाहिए और सीनियर सिटीजन होना चाहिए। यदि उन्होंने यहाँ पे सिर्फ उसमें क्या था सेविंग अकाउंट था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ डिपॉजिट्स, तो फिर दूसरे डिपॉजिट्स भी इसमें आ जाएंगे, खाली सेविंग अकाउंट ही नहीं आएगा, फिक्स डिपॉजिट भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे और उसपे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे यहाँ पे छूट मिलती है। और ये छूट किसको मिलेगी, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन्स को। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, चाहे वो सेविंग्स का हो या फिक्स डिपॉजिट हो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हेल्ड इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इंक्लूडिंग अ कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और अ कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, तो ये इन तीनों डिपॉजिट्स पर यदि आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपको 50,000 रुपए तक की या जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला है उसी, लेकिन मैक्सिमम 50,000 तक की आप छूट ले सकते हैं। जो लास्ट डिडक्शन है वो आती है 80U की। 80U की डिडक्शन मिलती है यदि आप रेसिडेंट डिसेबल्ड इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं तो आपको 80U के अंतर्गत छूट मिलेगी। आपको फ्लैट 75,000 की डिडक्शन मिल जाती है। किसके लिए है ये, फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस इनकम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी उस पर खर्चा कितना एक्सपेंसेस किया है या नहीं किया है, आपको 75,000 रुपए की फ्लैट डिडक्शन 80U में मिल जाएगी। और यही जो है डिसेबिलिटी यदि 80% या उससे ज्यादा है तो आपको फ्लैट 1,25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये डिडक्शन थी 80C से लेकर 80U, जिनको कि आप या यदि इस साल चाहें तो यदि आपने इनमें से कुछ इन्वेस्ट किया है तो आप इस साल भी छूट ले सकते हैं, नहीं तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं आने वाले साल के लिए आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे कैसे आप इन्वेस्ट करें ताकि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता जाए।